हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का 4A पेपर, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसमें है क्या, जैसे कि हम जानते हैं 7 एग्ज़ाम्स हैं हमारे इसमें। ये पेपर 4A है। 4A पाठ्यक्रम के तहत भाषा। भाषा की महत्वता को बताते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। भाषा है क्या। भाषा लोगों की एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। विचारों का आदान प्रदान भाषा को लिखकर, बोलकर, गाकर, महसूस करके और अन्य तरीकों से किया जा सकता है। जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है शुरू से, भाषा क्या है। आप देखेंगे मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो जो है हिंदी ग्रामर का, मैंने भाषा पर ही डाला हुआ है। भाषा क्या है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। भाषा का महत्व हर क्षेत्र में उतना ही है जितना कि एक व्यक्तित्व के चरित्र को समझने में। ठीक है, उसकी भाषा से हम पता लगा लेते हैं ये व्यक्ति का चरित्र कैसा है। ठीक है, भाषा से हम किसी और के विचारों का, भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की सोच रखता है और वह अन्य तरीकों से। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे भाषा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। भाषा क्या है, विस्तार में समझाइए। और भाषा से आप क्या समझते हैं, विस्तार में वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाषा की परिभाषा दीजिए, या भाषा क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तार पूर्वक अर्थ समझाएं। ठीक है, फिर उसके बाद है भाषा है क्या। कैसे लिखेंगे हम। भाषा से अभिप्राय है एक ऐसा संकाय जो लोगों की सूचना को शाब्दिक रूप में एक दूसरे के साथ साझा करने में सहायता करता है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसी भाषा का ही प्रयोग करना है हमको। आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, अन्य बुक्स पढ़कर आप कोई भी भाषा की परिभाषा दे दीजिए। आपको बस भाषा समझाना है कि भाषा है क्या, आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद भाषा की एक परिभाषा दीजिए कि भाषा की परिभाषा क्या है, किस विद्वान ने क्या भाषा दी। मैंने एक विद्वान का लिखा है, जैस पर्सन ने भाषा की परिभाषा दी है। भाषा मानवीय आदतों का एक समूह है जिसके उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि भाषा की परिभाषा एक विद्वान द्वारा ऐसे दी गई है। आप एक भी लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं। ठीक है, दो विद्वानों के हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने उससे पहले भाषा को अपनी लैंग्वेज में समझाया है कि भाषा क्या है। भाषा लोगों की एक दूसरे के साथ विचारों को आदान प्रदान करने में सहायता करती है। विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर, बोलकर, गाकर, महसूस करके। यहाँ पर महसूस करना इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जो अंधे बालक होते हैं वो महसूस करते हैं अपनी ब्रेल को, और उसी से वो भाषा को जानते हैं। ठीक है, महसूस किसको करते हैं, ब्रेल को। ठीक है, फिर उसके बाद है भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। ठीक है, कैसे है संप्रेषण, मतलब कम्युनिकेशन। संप्रेषण हमेशा सामाजिक संदर्भ में ही होता है, इसलिए प्रभावी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए भाषा
और इसे बोलने वाले लोगों के बीच संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। ये संबंध बहुत जटिल होते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि दोस्तों के साथ किस प्रकार बिगड़ी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ एकदम अलग भाषा में प्रयोग करते हैं और यार 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 करके बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और अधिकारियों के साथ औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर अगर आप एक जैसे अधिकारी से बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ वैसे बात करेंगे तो वो शायद बोर हो जाएंगे और कहेंगे क्या यार, है ना। हम जानते हैं कि चुनाव में किसी उम्मीदवार की भाषा को किस प्रकार समझना है और एक ईमेल में एब्रीविएशन का अर्थ किस प्रकार निकालना है। इन सभी के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ भाषा ही उन सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है जो उस भाषा को प्रभावित करती है। सामाजिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण कारक है जिस पर हमारी भाषा का चुनाव आधारित है। उदाहरण के लिए हम एक साक्षात्कार के समय प्रयोग की जाने वाली भाषा को ले सकते हैं। साक्षात्कार के समय हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो साक्षात्कार लेने वाले को प्रभावित कर सके। हमें प्रतिदिन के जीवन में भाषा पर आधारित निर्णय लेने पड़ते हैं और अन्य लोग हमारे बारे में निर्णय करते हैं। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, जीवन में जैसे हम किसी से बात करेंगे, हम क्या भाषा यूज़ करते हैं उससे सामने वाले को प्रभावित करती है और सामने वाले जो हैं हमारे बारे में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है या ऐसे है, इसको तमीज़ नहीं है बात करने के लिए, या ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, हम किसी व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर उस व्यक्ति की शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्तर, पृष्ठभूमि, ईमानदारी और अन्य कई गुणों के बारे में अनुमान लगाते हैं। ठीक है, और उसी भाषा के आधार पर हम जो हैं किसी की शिक्षा के बारे में कि कितना पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, सामाजिक कितना है, आर्थिक स्तर उसका कैसा है कैसा नहीं है, पृष्ठभूमि कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये हम सब कैसे पता लगा सकते हैं? सिर्फ उसके गुणों से, उसकी भाषा से। ठीक है, हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी विशेष भाषा का चुनाव करते हैं। इस प्रकार हम भाषा का चुनाव भी अपने कपड़ों की तरह करते हैं। ठीक है, कपड़े भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की भाषा। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि हम कहीं पर भी जाते हैं हमारी जो भाषा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है दूसरों पर, दूसरे हमारी भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या निर्णय लेते हैं हमारे बारे में कि अच्छा है या बुरा है, हमारी शिक्षा के बारे में, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, और बैकग्राउंड, ईमानदारी, हमारी सब चीज़ें, ये जो हैं गुण हैं वो भाषा का उनमें बहुत महत्व है। ठीक है, भाषा एक नियम पर आधारित सिस्टम के रूप में कैसे है। ठीक है, भाषा एक नियम पर आधारित सिस्टम के रूप में कैसे है। पहला है भाषा प्रतीक। ठीक है, पहले हम समझ लेंगे भाषा के जो नियम हैं उनकी प्रणाली क्या है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम एक प्रणाली है जिसको लोग सूचना का आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब एक प्रणाली की प्रक्रिया यानी प्रोसेस में नियमों का प्रयोग होता है तो इसे नियम आधारित प्रणाली कहते हैं। ठीक है, भाषा प्रणाली में नियमों के ज्ञान के बिना, मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही जो नियम हैं यहाँ पर भी बताए गए हैं। नियमों के ज्ञान के बिना लोग एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाएंगे। उनके पास कोई ना कोई संप्रेषण प्रणाली नहीं होगी।
कुछ अन्य नियम आधारित प्रणालियां हैं, जैसे मोर्स कोड, यातायात के सिग्नल, पब्लिक जगहों पर प्रयोग किए जाने वाले संकेत, मधुमक्खियों, पक्षियों, मछलियों आदि जीवों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले संकेत। भाषा की कुछ दूसरी संप्रेषण प्रणालियों से मिलती है। भाषा एक नियम आधारित प्रणाली है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु विचार करते हैं। निम्न बिंदु आपको मैंने दिखा दिए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। भाषा प्रतीक यानी लैंग्वेज साइन, भाषा प्रणाली वर्ड सिस्टम, वाक्यों की संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर, ध्वनि प्रणाली साउंड सिस्टम। ठीक है, जब हम यातायात के जो सिग्नल हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, वो भी एक साइन है, एक भाषा है। ठीक है, रेड हो जाता है तो वो स्टॉप। ठीक है, तो ये भी साइन के द्वारा भाषा का एक प्रतीक है। ठीक है, भाषा का प्रतीक क्या है, आइए पढ़ते हैं। किसी भी समुदाय के द्वारा बोले जाने वाली भाषा विशिष्ट प्रतीकों का एक सेट होता है, जिन्हें चिन्हों में ध्वनि, शब्द, विराम चिन्ह, किसी वार्तालाप के बीच में एक चुप्पी आदि शामिल होते हैं। ये सभी अर्थ को समझाने में सहायक हैं। ठीक है, भाषा के चिन्ह दो स्तरों पर कार्य करते हैं। पहले स्तर पर भाषा के चिन्ह भौतिक रूप से प्रस्तुत होते हैं। इस रूप में ये चिन्ह ध्वनि लेख या दिखाई देने वाले संकेतों के रूप में हो सकते हैं। दूसरे स्तर पर भाषा के चिन्ह कोई संदेश देते हैं जिसका एक अर्थ होता है। भाषा के चिन्हों को इस गुण को समझने के लिए बतख शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द के सभी अक्षर विभिन्न ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सभी ध्वनियाँ मिलकर एक शब्द का निर्माण करती हैं जो एक विशिष्ट यह अर्थ देता है। ठीक है, भाषा के चिन्ह हमारे द्वारा किसी भी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हम भाषा के चिन्हों को देखकर पढ़ सकते हैं, किसी के द्वारा बोला हुआ सुन सकते हैं, ठोस रूप में देख सकते हैं, जैसे नृत्य की भाषा को समझना, खुदे हुए शब्दों को उंगलियों की सहायता से महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि में होता है। ठीक है, और इन प्रतीकों के जो है प्रकार भी दिए गए हैं। आर्टिबेटरी बोलते हैं इनको। मनमाने चिन्ह जो होते हैं मनमाने हो सकते हैं, मतलब आर्बिट्रेरी बोलते हैं इनको। ठीक है, मनमाने। भाषा के चिन्ह मनमाने हो सकते हैं। मनमाने चिन्ह ये होते हैं जिनका अर्थ के साथ साथ कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होता। ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं होता, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, रिलेट नहीं करते। उदाहरण के लिए अमेरिकन इंग्लिश में दीवार का एक भाग जो किसी कमरे में आने जाने के रास्ते को खोलता या बंद करता है, डोर कहलाता है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ किसी दूसरी भाषा में कुछ और भी हो सकता है। इस शब्द का एक विशेष अर्थ हमें उस समय लगता है जब हम किसी भाषा के संदर्भ में इसका अनुभव करते हैं। जब हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि विभिन्न शब्दों के अर्थ किसी संस्कृति विशेष से संबंधित होते हैं, ऐसे चिन्ह मनमाने होते हैं, यानी आर्बिट्रेरी होते हैं, मनमाने। एक अन्य उदाहरण देखें। एक कौवे की आवाज़ को संयुक्त राज्य अमेरिका में काव कहते हैं
और फ्रांस में क्रोआ कहते हैं, स्वीडन में क्रैक्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न ध्वनियाँ विभिन्न संस्कृतियों में एक ही अर्थ के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, और दूसरा प्रकार क्या है, एक हो गया आर्बिट्रेरी। ठीक है, जिसमें क्या है, मनमाने हो सकते हैं, भाषा के जो चिन्ह हैं वो मनमाने हो सकते हैं। आपको मैंने बताया कि उदाहरण देकर कि एक आवाज़ जैसे कौवे की आवाज़ है, अमेरिकन में काऊ कहते हैं, और फ्रांस में क्रोआ, स्वीडन में क्रैक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार क्या होते हैं चिन्ह, दृश्यात्मक भी हो सकते हैं और श्रव्यात्मक भी हो सकते। दृश्यात्मक मतलब देखे जा सकते हैं, श्रव्यात्मक मतलब सुने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी चूहे की तस्वीर हमें चूहे की अवधारणा को समझाती है। इसी प्रकार रोड पर यातायात के चिन्ह भी विभिन्न प्रकार के संदेश देते हैं। स्कूल में घंटी की आवाज़ विशेष प्रकार का संदेश देती है जिसे सभी समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संकेतों का संबंध किसी संस्कृति विशेष से नहीं है। एक अंग्रेजी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, जर्मन बोलने वाला बराबर रूप से चूहे की तस्वीर को देखकर ही एक अर्थ निकाल लेंगे। इस प्रकार मुर्गे की आवाज़ को सुनकर सभी भाषाओं के लोग एक ही अर्थ निकालेंगे। मनमाने चिन्हों का अर्थ आदत और परंपरा के आधार पर समझा जाता है, अर्थात ये लोगों का एक समूह जो सामान्यतः एक दूसरों के साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करते हैं, तो वह एक भाषाई समुदाय बन जाता है और इस समुदाय के लोग एक विशिष्ट चिन्ह का विशिष्ट अर्थ निकालते हैं। इस प्रकार वह एक आदत बन जाती है या एक विशेष चिन्ह को विशिष्ट अवधारणा के प्रयोग करने के लिए सहमति बन जाती है। एक समुदाय यानी ग्रुप विशेष के लोगों यानी जैसे एक समुदाय के जो लोग हैं इस बात पर सहमत हैं कि ऐसा पशु जो 4 पैरों वाला है, 2 सींग हैं, जो दूध देता है, वो गाय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार के मनमाने यानी आर्बिट्रेरी चिन्हों को प्रयोग करने के पीछे एक सहमति है, इसके अलावा कोई तर्क नहीं है। इस प्रकार वस्तुओं और अवधारणाओं के लिए किसी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो केवल सहमति के आधार पर ही बने हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा आर्बिट्रेरी क्या है। आर्बिट्रेरी क्या है, मनमाने चिन्ह। और दूसरे प्रकार के जो चिन्ह हैं वो दृश्यात्मक भी हो सकते हैं और श्रव्यात्मक भी हो सकते हैं। जैसे कि एक चूहे की पिक्चर बना दी या फिर स्कूल की घंटी बजाई तो सबको पता चल जाएगा कि छुट्टी हो गई या फिर पीरियड ओवर हो गया, है ना, ये तो सब समझते हैं। तो वैसे ही ट्रैफिक लाइट है, रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है, येलो सिग्नल का मतलब क्या होता है और ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है। वैसे ही अब पढ़ते हैं शब्द प्रणाली यानी वर्ड सिस्टम। किसी भाषा को जानने से अभिप्राय है उस भाषा के शब्दों की संरचना और उनके अर्थों के बारे में जानना। ठीक है, शब्दों की संरचना क्या है, संरचना मतलब बचाना, संरचना यानी बचाना, और उनके अर्थों के बारे में जानना। जिस व्यक्ति की मातृभाषा अंग्रेजी होती है वह अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ और आपस में जोड़ना जानता है उनको। जैसे हमें पढ़ाया जाता है टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हमें नियमों को सिखाया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म में ये, पास्ट फॉर्म में ये ऐसे जोड़ते हैं और फ्यूचर फॉर्म में ऐसे जोड़ते हैं। वो चीज़ यहाँ पर कह रहा है। यह याद रखना कि वाक्य केवल शब्दों का व्याकरण के अनुसार सही बनाना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, उसे
यह भी पता होता है कि नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार शब्दों के विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की योग्यता ही किसी भाषा को जानना है। ठीक है, जैसे हमें पता है, हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हिंदी भाषा में किस वर्ड का मीनिंग क्या है और कौन सी जगह कौन से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं हम। वैसे इंग्लिश भाषा में जो अंग्रेज़ी जानता है, अंग्रेज़ी लैंग्वेज बोलता है, उनको अंग्रेज़ी भाषा का पूरा ज्ञान है और वर्ड कैसे बनते हैं वो भी उसको ज्ञान है। वर्ड्स का निर्माण कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी उसको पता है, वो ये योग्यता रखता है। ठीक है, फिर है वाक्यों की संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी जैसे मैंने बताया वही है इसके अंतर्गत कि जैसे टेंस हमें सिखाते हैं और सेंटेंस मेकिंग क्या होता है। सबसे पहले जब फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट क्लास में ही हमें सेंटेंस मेकिंग लग जाते हैं और सेंटेंस मेकिंग में सिखाया जाता है कि जब कोई सेंटेंस स्टॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फुल स्टॉप लगता है और कैसे सेंटेंस के आगे हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना चाहिए या प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, या कॉमा लगाना चाहिए कहाँ पर, तो ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। किसी भाषा को बोलने वाले लोग वाक्यों का निर्माण करना जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत वाक्य बोल रहा है तो उन्हें तुरंत पता लग जाता है किसी वाक्य गलत बोला गया है, वाक्य की संरचना सही नहीं है। यह याद रखना चाहिए कि वाक्य केवल शब्दों का वाक्य के अनुसार सही बनना ही प्राप्त नहीं है, उनका सही अर्थ निकलना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, रंगहीन हरे विचार भयंकर रूप से सोते हैं। इस वाक्य व्याकरण के अनुसार सही है, लेकिन फिर भी वाक्य नहीं है क्योंकि वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए वाक्य वह है जिसमें शब्दों का वाक्यों के अनुसार सही क्रम से लगाया जाता है, जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता है। ठीक है, जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता है। जैसे हम बोल देंगे घोड़ा है सफ़ेद, तो इसका अर्थ हमें पता तो चल रहा है, बट प्रॉपर सेंटेंस क्या होना चाहिए, यह घोड़ा सफ़ेद है। जैसे हमें सिखाया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट सबसे बाद में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बीच में, तो वो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, वो हम सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि ये सेंटेंस ऐसे होगा, कोई अर्थ तब नहीं निकलेगा जब हम सेंटेंस को उल्टा पुल्टा कर देंगे। फिर उसके बाद है ध्वनि प्रणाली यानी साउंड सिस्टम। किसी व्यक्ति द्वारा किसी भाषा को जानने से अभिप्राय है वह व्यक्ति उस भाषा की सभी ध्वनियों को जानता है। वह जानता है कि उस भाषा की ध्वनियों को किस प्रकार बोलना है। उदाहरण के लिए फ्रेंच, जर्मन, अरबी भाषा, बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जो गले से निकाली जाती हैं, लेकिन वे ध्वनियाँ अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग नहीं होती। किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि किस प्रकार उस भाषा की विभिन्न ध्वनियों को अर्थपूर्ण रूप से एक साथ जोड़कर बोला जाता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो जे से शुरू होता है, जबकि जापानी भाषा में इस प्रकार के बहुत शब्द मिल जाएंगे, जैसे सुनामी। ठीक है, टी से शुरू होता है सुनामी। भाषा की ध्वनि प्रणाली बहुत ही कठिन होती है, लेकिन किसी भाषा को प्रवाह के साथ बोलना एक अद्भुत योग्यता होती है। यह अद्भुत है कि इतनी कठिन प्रणाली होने के बावजूद भी एक बच्चा अपनी मातृभाषा को कितनी तेज़ गति से बोलना और कितने कम समय में बोलना सीख लेता है। यह अद्भुत है कि
किसी भी बालक द्वारा अपनी भाषा बिना किसी विशेष प्रयास के ही सीख ली जाती है। जैसे अब तमिलनाडु के हैं, हमें तमिल जो है कितनी अजीब लगती है बोलना, हम क्योंकि हमें आता नहीं है, हम कहते हैं ये क्या अण बोलते हैं, और चाइनीज़ में चू 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 करते रहते हैं। वैसे ही जैसे जो हिंदू परिवार में होता है, उनको हिंदी कितने अच्छे से आती है, और जो इंग्लिश, क्योंकि वो जन्म से ही वो सुनता है वो वर्ड्स, तो उसको आ जाती है वो चीज़ बिना किसी मुश्किल के। और वैसे अगर सीखने लगते हैं तो हमें कितनी कठिनाई आती हैं। अगर मैं सीखने लग जाऊँ इंग्लिश या फिर जापानी सीखने लग जाऊँ तो कितनी कठिनाई आएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो है आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई कमी लगती है या फिर कुछ और पढ़ना चाहते हैं आप तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।